नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। कृषि कानूनों के विरोध में बीते 1 साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मेहनत आखिर रंग लाई। गुरु पर्व के खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस माह के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि मोदी सरकार के इस कदम पर भी किसान नेता राकेश टिकैत ने उन पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कौन सा बड़ा दिल दिखा दिया, ये तो किसानों के संघर्ष का नतीजा है। हालांकि सरकार के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार के फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार के फैसलों को तुगलकी फरमान भी निरूपित कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। दरअसल जैसे कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर आसीन होना है तो उसका रास्ता बाया उत्तर प्रदेश ही जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में कुछ महीनों में ही चुनाव होने हैं, जिसके कारण किसानों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार का यह फैसला राजनीति की दृष्टि से जरूरी था, क्योंकि किसानों के विरोध के अलावा विपक्ष को भी किसान बिल एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। फिर भी बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार का नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए साबित होगा बड़ा गेम चेंजर। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। तो बीते 1 साल से जिन 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था, वो तीनों कानून सितंबर 2020 को संसद के दोनों सदनों में पास हुए थे। यह कानून थे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक कानून 2020, तो दूसरा आवश्यक वस्तु संशोधन बिल था, जिसके तहत खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट का प्रतिबंध हटा दिया गया था। तो ये तीसरा बिल कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार था, जिसको लेकर सरकार का दावा था कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे और आपूर्ति चेन तैयार होगी। लेकिन तीनों कानूनों को लेकर विपक्ष के साथ किसानों ने भी जमकर हंगामा काटा। इसके बाद सरकार ने किसानों को समझाने के लिए कई दौर की बैठकें भी की, लेकिन हर बैठक बेनतीजा रही। लिहाजा सरकार की तमाम कोशिशें और मान मनोबल के बाद भी जब किसान आंदोलन पर अड़े रहे, तो आखिरकार सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। चलिए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, खुश हुआ किसान कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व के खास मौके पर तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों, खासकर छोटे किसानों की भलाई के लिए ये नए कानून लाए गए थे, लेकिन सरकार उन्हें समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री के मुताबिक शायद उनकी तपस्या में कमी रही होगी कि वह किसान भाइयों को समझा नहीं सके। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हुए साल भर से आंदोलन पर डटे किसानों से घर लौटने की अपील करते हुए यह भी कहा कि सरकार किसान के साथ है और एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए।
नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से किसान खुश हैं और वे एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए मोदी सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। हालांकि दमन किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, वह उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। टिकैत के मुताबिक सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत की तरह किसान नेता शिव कुमार शर्मा और कक्का जी का भी यही कहना है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने की भी सरकार से मांग की है। जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बन जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कि इतने बड़े देश के गौरवशाली पद पर बैठे प्रधानमंत्री को 12 महीने लग जाएं इस कानून को समझाने में, बल्कि वो उल्टा कह रहे हैं कि हम किसानों को समझाने में असफल रहे। तो आप कहीं न कहीं तो असफल हैं, कानून वापस लेने में असफल हैं या समझाने में असफल हैं। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे किसानों की जीत बताते हुए ये कह रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को तो बहुत पहले ही वापस ले लिया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, विपक्ष का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा फैसला यूपी चुनाव के चलते लिया है। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। पूरे देश के किसानों को कभी ठलवा, कभी आतंकवादी, कभी चीनी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, क्या क्या उनको नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, आखिर में उसे झुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से किसानों की जीत है। पूरे देश से मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, किसानों से माफी मांगना चाहिए। किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। उनको मालूम है कि अगर यूपी में चुनाव हार गए तो फिर 24 के अंदर इनको सपने आएंगे कामयाब होने के अंदर। ये एहसास इनको है, भली बात थी। यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को। बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। किसान देश के अन्नदाताओं की जीत है। ये जीत उन तमाम साथियों की जीत है जो लगभग 1 साल से अधिक समय से संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से जहां किसान खुश हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जब नए कृषि कानूनों को वापस लेना ही था तो फिर इसमें केंद्र सरकार ने इतनी देरी क्यों की? क्या ये अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते मजबूरी में लिया गया फैसला है, या फिर पीएम मोदी का कोई नया मास्टर स्ट्रोक? जनता अब इसका भी जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक विकास बोंदिया जी हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। रायपुर से कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। लखनऊ से हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव जी जुड़े हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। वहीं स्टूडियो में मौजूद हैं किसान नेता अनिल यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी। आप दोनों लोगों का भी बहुत स्वागत है। पहले, क्या तपस्या में कमी रह गई है विकास जी? किसानों की तपस्या में क्या कमी रह गई? मैं तपस्या में ये कमी रह गई जी। इसके बोलने का मकसद ये है कि इन कानूनों में क्या अच्छाई थी, कि इन कानूनों की मदद से पूरे कृषि फसलों के ट्रेड में किसानों को क्या लाभ मिलने वाला था, उसको शायद विशेष करके जो छोटे किसानों के लाभ की दृष्टि के लिए इसमें प्रबंध किए गए थे, उनको समझाइश एक बड़े किसान वर्ग तक हम नहीं कर पाए। इतनी सी कमी थी। बाकी वो कानून के जो पहलू थे वो भी उसी मकसद से थे जिससे खेती किसानी और किसान मजबूत हो सके। इसके बिना भी आज सरकार काम करेगी तो किसानों की बेहतरी के लिए ही करना है। तपस्या पहले कर लेते, यानी समझा लेते, बता लेते, राय बंटवारा कर लेते। किसान नेता यही तो कह रहे थे कि कौन से किसानों से उन्होंने बात की, सर्वदलीय बैठक बुला लेते, फिर करते, तो तपस्या भंग नहीं होती। जो एक मेन बिंदु इसमें समझ के आया कि मंडियों के अलावा भी
कृषि उत्पादों का विक्रय किसान कर सके, उसे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो कि मंडी के अलावा भी वो बेच सके। ये बातें तो अभी जो आंदोलन में टिकैत जी इन्वॉल्व हैं, उनके पिताजी भी कहते थे, महाराष्ट्र से शरद जी जो एक बड़े किसान नेता रहे हैं, शरद जोशी जी, वो भी कहते थे, विभिन्न किसान संगठन कहते थे, कृषि व्यवसाय को समझने वाले विशेषज्ञ कहते थे, और तो और राजनीतिक दल जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, ये सभी इन बातों के लिए पुरजोर प्रयास करते रहे थे। किस बात के लिए? कि कैसे किसानों को मंडियों के अलावा भी अपनी फसल को बेचने के लिए सेंटर्स उपलब्ध हो। इसका कांग्रेस ने प्रयास किया, कांग्रेस ने भी किया जी। मतलब मैं तो इवन कहूंगा कि मध्य प्रदेश में सन 98-99 में जो आईटीसी को लेके सोया चौपालों की शुरुआत की गई थी, जहां पे सोयाबीन की, गेहूं की खरीदी मंडी परिसर के बाहर हो सकती थी, वो काम किसने किया था? दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश में पहल किया था। पंजाब में हम देख लें, वहां पे कांग्रेस सरकार ये काम कर रही थी, उसके द्वारा लागू था। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भिन्न स्थिति थी, अलग अलग प्रांतों में इस ढंग के प्रयास के द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए काम किए गए थे। इसमें राजनीतिक जो यूं कहें हम विचार था, वो विभिन्न दलों में इस प्रकार का था और लागू भी हुआ। हम कहते हैं राष्ट्रीय शरद पवार जी को देख लें आप, उन्होंने हिमायत करी थी इन बिंदुओं के ऊपर। तो लेकिन अब चूंकि ठीक है किसान एक वर्ग किसानों का इस बात को नहीं समझ पा रहा था, हम नहीं समझा पाए, राजनीतिक रोटियां विभिन्न दलों ने सेकी। इतनी देर क्यों लगा दी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आ गए, 2 महीने बचे, तब आपको फैसला लेना पड़ा? नहीं, ऐसा विषय नहीं है। केवल हम लगत कोशिश में थे, लगातार प्रयासरत थे कि इन कानूनों के अच्छे पहलुओं को लोग समझ पाएं, और जो ये किसान आंदोलन चल रहा था, विशेष करके इस आंदोलन में जो लोग इन्वॉल्व थे, वो भी इस बात को समझ जाएं। लेकिन ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कटिबद्ध है। उन कानूनों के मदद से एक ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहते थे जिससे किसान बेहतर स्थिति में आ सके। अब आज वो कानून वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी, और जैसे ही ये विरोध इस कानूनों का चालू हुआ था, आपने देखा होगा सरकार ने खुद भी आगे होके उनको लंबे अंतराल के लिए निलंबित किया था, उन्हें लागू नहीं किया था। तो किसानों को समझाइश की पहल तो हमेशा रही है। कानूनों का लागू करने में जो निलंबन हुआ है, उसमें भी सरकार का दृष्टिकोण वही था। एक प्रयास हमने किया, लेकिन नहीं हो सका, उसमें सफल नहीं हो सके, इसलिए कुल मिला के इन कानूनों को स्थायी रूप से ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया। चलिए अनिल जी, जैसा कि तपस्या भंग हुई है, तपस्या में कमी रह गई है, जो आप लोगों ने ही डिमांड, आप लोग डिमांड करते रहे हैं कि पहले हम लोगों के साथ बैठ के बात करते, उसके प्लस माइनस क्या है, क्या ऋणात्मक बिंदु है, क्या धनात्मक है, क्या विपरीत पड़ेगा, क्या सही पड़ेगा, ये पहले बात कर लेते। आप लोगों ने शायद ये डिमांड रखी थी कि बात कर लेते फिर लागू करते। अब आप क्या कहेंगे? हम उसके बाद राजनीतिक मायने क्या होंगे, हम कांग्रेस और सपा नेता मनोज जी से, सुरेश शर्मा जी से बात करेंगे, लेकिन अब मायने क्या होंगे इसके? आप लोग अब अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं, अब खुश हैं आप? हाँ, देखिए आंदोलन तो वापस की कगार पे है, लेकिन जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात इस कानून के तहत ही अगर हो जाती है, तो शुरू में से ही ले रहे हैं कि अगर ये कानून लागू कर रहे हैं तो पहले किसान संगठनों को बैठा लेते, और बैठा के ये बात हो जाती कि इसमें क्या क्या शामिल करना, क्या नहीं करना है। स्वामीनाथन आयोग की कुछ रिपोर्ट में से कुछ बिंदु ले लेते, चर्चाएं कर लेते, उसके बाद में अगर ये लागू होता तो इतना हंगामा होने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि हमारे विकास जी ने बोला कि आईटीसी कंपनी है, पहले खरीदी की छूट थी, या कारगिल एक कंपनी थी, वो भी खरीदी करती थी, लेकिन कानूनी बंधन किसानों को उसमें नहीं बांधा गया था। खरीदी थी खुला मार्केट में, कोई भी आए, आज भी कह रहे हैं हम कि आए और खरीदी करे, कोई कंपनी को छूट, लेकिन कानून से बांध करके किसानों को उनके शरणागत कर देना ये ठीक नहीं है। तो ये शरणागत किया गया था, इसके लिए विरोध हो रहा था। आईटीसी कारगिल से विरोध नहीं है, ठीक है, हमारी मर्जी हम बेचें, लेकिन कानूनी प्रतिबंध की आप कोर्ट तक जाएंगे, कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, ये सारी बातें, तो वो मंशा किसानों को आसानी से समझ में आ गई कि कहीं न कहीं किसानों को घेरा जा रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी कानून
बहुत आभार व्यक्त करते हैं मोदी जी का कि उन्होंने, चाहे हमारे 750 किसान शहीद हो गए हों, चाहे हमें आतंकवादी कहा हो, चाहे हमें खालिस्तानी कहा हो, पाकिस्तान का समर्थक कहा हो, जो भी कहा हो, 12 महीने के बाद अगर चुनाव को देखकर यही कानून वापस ले रहे हैं तो किसानों का आज मनोबल बड़ा है कि हम आंदोलन के जरिए कुछ हासिल कर सकते हैं। तो एक बड़ा हम संयुक्त मोर्चा के रूप में एक हमारी जीत समझ रहे हैं कि हम आगे जाकर के और भी बातें, इसीलिए चूंकि आपकी जीत हुई इसीलिए आपके नेता कह रहे हैं कि अभी तो 3 कानून, पहले तो आप लोगों ने कहा संशोधन किया जाए, फिर आगे बढ़े कि तीनों कानून रद्द किए जाए, फिर अब आप लोग कह रहे हैं कि अब तीनों कानून तो रद्द हो लेकिन साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी एक कानून लाया जाए जिसमें निर्धारित कर दिया जाए। तो ये तो अतिरिक्त मांग आपकी हो गई अभी फिलहाल 3 कानून रद्द करने के। सब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज हमें वास्तव में किसानों में एक आजादी के बाद पहला एक ऐसा आंदोलन है छेड़ा था, ये जहां 750 किसान शहीद हो गए और मतलब 12 महीने तक जो आंदोलन चला हो, मुझे मतलब मेरे जहां तक याद में और पढ़ने लिखने में नहीं आया, यही एक ऐसा आंदोलन चला जहां किसान जो एकत्रित हुए और आज मांग, और मैं तो बोल रहा हूं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मांगे बढ़नी चाहिए और भी बढ़नी चाहिए, जो हमारी आवश्यकता, पार्टी किसी की भी आती जाती रहे, भाजपा आए, कांग्रेस आए, लेकिन आज जो संगठित किसान हुए, किसान संगठन एक बैनर तले आए हैं, वो कभी ना टूटे। और आगे जो मांगे हमारी, जैसे स्वामीनाथन आयोग की मांगे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांगे हैं, बिजली की मांगे हैं, या अन्य जो पराली वहां जलती है उस पर जो पेनल्टी दी वो है, उसके बाद ट्रैक्टर जो बंद किए गए दिल्ली के एनसीआर में, वो सारी चीजें कहीं न कहीं एक के बाद एक मनवाने के प्रयास करना चाहिए, चाहे वो टिकैत जी बोले या संयुक्त मोर्चा के आधार पे हो, लेकिन ये प्रजातंत्र है और इसकी अच्छाई यही है कि हमें स्वतंत्र है कि हम अपनी बात को रख सकें, लड़ सकें और उसको जीत सकें। और ये आज पहला कदम है और इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा। वो एक अलग बात है कि मोदी जी का स्ट्रेंथ रहा, चुनाव को देख के रहा, यूपी के रहा कि अन्य 5 राज्यों का रहा, या किसानों का, देखिए इतना बड़ा नेता और इतनी बड़ी पार्टी के लोग तो सर्वे तो कराया होगा किसानों के बीच जाकर के कि किस प्रकार का नुकसान और फायदा किसान आंदोलन से हो सकता है, तो वो सर्वे के आधार पर ही निर्णय लिया गया। और ये किसानों के 12 महीना ठंड बारिश गर्मी में बैठे रहे जो किसान झुलसते रहे। और एक चीज और थोड़ी कमी रह गई कि कहीं 750 किसानों की जो शहादत थी उस पर 2 शब्द मोदी जी बोल दिए होते तो बड़ा एक थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन 12 महीने में 750 किसान आपकी काउंटिंग में है, सरकार की काउंटिंग हाँ में जी नहीं ऊपर ही है। नहीं, सरकार तो काउंटिंग में लेती कहाँ, वो तो सीधे से अगर किसान, आप इसको अधिकृत तौर पे मोदी से कहलवाना चाह रहे थे कि हाँ 750 किसान नहीं बोलते कि जो किसान शहीद हुए 2 शब्द बोल देते, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं। मुझे दुख है इस बात का और मैं उनके प्रति तो फिर अधिकृत तौर पे हो जाता। खैर लखनऊ चलेंगे बाद में, लेकिन सुरेंद्र जी अब आप इसका स्वागत करते हैं, इस पूरे आंदोलन जो हुआ उसके बाद फिर जो वो कानून वापस लिए गए, अब क्या है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक आप लोगों के हाथ से मुद्दा छिन गया है। त्रिपाठी जी बड़ी देर की मेहरबान आते आते जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को रद्द करने में बड़ा समय लगाया जी, और दरअसल में अगर देखा जाए तो सचमुच में बात यह है कि कल तक सुख में सोया था, अब समय लगा है घटने, जब लगा कलेजा फटने तो खैरात लगी है बटने। दरअसल में हुआ ये है कि पिछले उपचुनाव में उत्तराखंड में कर्नाटक जी दरअसल में क्या है कि आज प्रधानमंत्री जी ने मूड बना दिया है जी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई तो तपस्या पहले कर लेते। आपने तो अपने शुरुआत में ही कहा कि इस तपस्या की शुरुआत पहले से कर लेते, किसानों से बात कर लेते। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते। और जब आप हमारी भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं तो भैया कम से कम हमको पूछ तो लेते तुम्हारा भला किसमें है। अब जबरदस्ती आप भलाई कर रहे हैं, आप हमारा धोती उतार के पेंट पहनाना चाहते हैं, तो इसमें हमारी भलाई है कि नहीं, हमसे पूछ तो लीजिए। तो दरअसल में एक अच्छी बात यह है, मेरी प्रसन्नता इस बात पे है कि भारत में लोकतंत्र कायम है और यहाँ के किसानों की, जनता की, आवाम की ताकत के सामने बड़े बड़े संस्थान पहले भी झुके हैं और आगे भी झुकते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार अपनी हठ धर्मिता, जिस तरह से उन्होंने अचानक घोषित किया नोटबंदी, अचानक घोषित किया जीएसटी, अचानक घोषित किया लॉकडाउन,
अचानक घोषित किया कृषि कानून, तो इसमें किसानों ने जिस तत्परता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ लगातार 1 साल संघर्ष किया, और दरअसल में इसके परिणाम स्वरूप बंगाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर विचार विमर्श तो बंगाल से शुरू हो गया था। बंगाल में किसानों ने जाकर के जिस तरह से केंद्रीय सरकार के खिलाफ वातावरण बनाया, जिस तरह से उपचुनाव में वातावरण बनाया, तो आसन्न चुनाव है, राजनीति का क्षेत्र है। त्रिपाठी जी, आप तो अच्छी तरह समझते हैं कि आपकी सत्ता रहेगी तब तो आप कानून बनाएंगे, और सत्ता के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है, और जनता के आशीर्वाद के लिए किसानों को खुश रहना जरूरी है। अभी 3 साल है उनकी सत्ता। नहीं, तो 2-3 साल है तो इसकी शुरुआत तो अभी से हो जाती है ना। हम भी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमको, हमारे यहाँ चुनाव 2023 में है, 2024 में, हम तो शुरुआत उसकी कर चुके हैं, उसकी तैयारी चल रही है। बूथ कमेटियों का गठन, मेंबरशिप करना, अपने एजेंडा को लोगों तक पहुंचाना, छत्तीसगढ़ की कार्य योजनाओं को जनता को समझाना, ये सब काम तो ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है। त्रिपाठी जी, आप अच्छी तरह समझते हैं। और कुल मिला के बात दरअसल ये है कि ये चाहे राजनीतिक दृष्टि से ही इसके बैकफुट में आना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, समझ में आई है बात, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस लिया है। हमारे किसान प्रतिनिधि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम तो एक ही मांग कर रहे हैं शुरू से कि भैया आप जो है समर्थन मूल्य को कानून बना दीजिए कि इससे अगर कम में कोई खरीदी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी भी देखिए आप, समर्थन मूल्य की घोषणा हुई है, 1890 रुपये धान का भाव है, मगर उत्तर प्रदेश में लोग 1100-1200 रुपये में धान बेचने के लिए मजबूर हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 2500 रुपये धान की कीमत मिल रही है, मगर अन्य प्रांतों की जो जानकारी है उसके हिसाब से किसानों को उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस तरह की व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार इन सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते रहे, मगर लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, और उनकी जितनी भविष्यवाणी है सब कुछ अंततः सत्य सिद्ध होती गई है। मगर कुल मिला के मैं तो फिर वही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, ये कहना तो ठीक नहीं है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, यही बात ठीक है जी। लेकिन सुरेंद्र जी, ये अगर 2004 से 2014 के बीच में ये समर्थन मूल्य वाला कानून बन जाता तो क्या बुराई थी? देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी जी, उसके हिसाब से बनना तो चाहिए था। एक किसान के हैसियत से मैं कहता हूं कि कानून बनना चाहिए जी। मगर पहले क्या था त्रिपाठी जी, एक सरकार जो है मंडियों में अपना प्रतिनिधि भेजती थी, और पहले जो धान की कीमत है वो बाजार में समर्थन मूल्य से अधिक में बिकता था जी। और उस समय ये परिस्थितियां निर्मित नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ के साथ बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जो है गेहूं और धान का इतना प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने लगे हैं कि इनके खरीदार कम हैं, और सरकार ही एकमात्र इसकी एजेंसी है। तो ये जो समर्थन मूल्य की जो स्थिति है, ये अभी पिछले कुछ 10-12 वर्षों में ये स्थिति निर्मित हुई है। निश्चित रूप से समर्थन मूल्य के लिए पहले सरकार मंडियों में अपने प्रतिनिधि भेजती थी। मैं स्वयं धान बेचने जाता था तो वहां पर नागरिक आपूर्ति निगम का और किसान राइस मिल के प्रतिनिधि रहते थे। अगर कोई व्यापारी समर्थन मूल्य में हमारी फसल नहीं खरीदता था तो सरकार खरीदती थी। तो एक तरह से सरकार गारंटी देती थी कि आपके समर्थन मूल्य में आपकी फसल की बिक्री तो होगी ही। तो पहले ये व्यवस्था थी, मगर अब इतनी ज्यादा उत्पादन होने लगा है कि अब व्यापारी उसमें मांग और आपूर्ति का इतना ज्यादा गैप बढ़ गया है कि व्यापारी उसमें सौदा करने की स्थिति में है, इसलिए उसको पानी के भाव मांगते हैं। जी मनोज जी, कितना असर पड़ेगा? सपा के चुनाव में 2 बड़े मुद्दे थे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से 164 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां अच्छा खासा किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा था। आपके पास 2 बड़े मुद्दे थे, एक महंगाई और एक किसान कानून बिल। एक मुद्दा गया, अब कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जी देखिए त्रिपाठी जी, आपने डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछ लिया कि चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत है। जी, हम किसानों की उस लड़ाई में उनके साथ थे। चुनाव में इसका असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये हमारा विषय नहीं था। उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पे कृषि की जाती है, और जो भी सरकार है उसका ये दायित्व है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कि वो किसानों के हित की बात करे।
उसके लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार काम पहले भी किया है और भविष्य की सरकार बनने पे भी समाजवादी पार्टी इस पे काम करेगी। मैं बात इस पे कहना चाहता हूं कि जिस सरकार ने इन किसानों को नए नए नाम दिए, जिनके षड्यंत्र क्रूर तमाम इस तरीके के जो डिसीजन रहे इन किसानों को लेके, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा, उनको इन किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो जो आरोप लगाए किसानों ने इस देश के प्रधानमंत्री पे और भाजपा की सरकार पे, वो सारे आरोप आज सिद्ध हो गए। सिद्ध इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी को किसान के वो बिल वापस लेने पड़े। आरोप कहां से सिद्ध हो रहे हैं मनोज जी? आरोप कहां से सिद्ध हो रहे हैं? उनने किसान बिल किसानों को पसंद नहीं था, वापस हो गया, समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि इसके फायदे और नफा और नुकसान। बिल्कुल, वो देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसे मधुर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, कहा किसानों का पहला आरोप था कि हमारी जमीनें पूंजीपतियों की पैरों चरणों में ये प्रधानमंत्री जी रखने जा रहे हैं। वो आरोप सिद्ध हो गया आज, तभी ये किसान काले कानून वापस हो रहे हैं। ये कैसे सिद्ध हो किसानों ने कहा प्रधानमंत्री से, खैर विकास जी उत्तर देंगे, आप बोलिए जी। कैसे नहीं सिद्ध हो गया जी? आप बता, मैं ये बात जवाब जरूर इनसे लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर किसान कह रहा था कि हमारे लिए आप मंडी बना दो, तो मंडी भी तो सरकार खरीद सकती है ना बेहतर तरीके से। अगर एक मंडी थी तो 10 मंडियां सरकार को और नहीं खोलनी चाहिए थी सरकार को। और अगर पूंजीपतियों को लाभ देना था तो उनको पूंजीपतियों को अपने गोडाउन से उनको लाभ देने की जरूरत थी, ना कि डायरेक्ट किसान से। क्योंकि किसान त्रिपाठी जी अपने अनाज का मूल्य का निर्धारण नहीं तय करता। इस बात को क्या बीजेपी के लोग इतने सालों में नहीं समझ पाए क्या? जिस दिन ये किसान अपने दाम तय कर देगा, पूंजीवाद धाम से गिर जाएगा इस देश में। जो है ना अडानी, अंबानी और पता नहीं कितने, ये सिर्फ बीजेपी का, इसके पहले कांग्रेस का शासन था, ये उसका भी दोष था ना। कांग्रेस तो लंबे समय शासन किया है कांग्रेस ने, तो वही मूल्य, समर्थन मूल्य तय कर देती। आपने अपना चिरपरिचित, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आपने चिरपरिचित सवाल पूछा है, यही आजकल पूछा जा रहा है विपक्ष के दलों से। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ने नहीं मूल्य का निर्धारण किया तो किसी ने किसानों की सब्सिडी नहीं छीनी, किसी ने किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं किया। पूरे आजादी के बाद से अब तक किसी ने किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी के शब्द जैसे नहीं नवाजा गया। उन्होंने सम्मान से कहा कि अन्नदाता है। दाता उसी को लगाया जाता है सामने, या तो ईश्वर पे या तो किसान पे। क्यों? क्योंकि उसने अपने मूल्य का निर्धारण स्वयं नहीं तय किया है। अगर सरकार कहती कि 12 रुपए मिलेंगे तो 12 में दे देता है, अगर कह रहे हैं 20 रुपए मिलेंगे तो 20 रुपए में दे देता है। अपने मूल्य की बात नहीं करता है, एमआरपी पे बात नहीं होती है। एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, व्यापारी एमआरपी पे बात करता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बात करता है, और यहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बात हो रही है। फिर भी इस सरकार का दिल देखो कितना छोटा है। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि सरकार ने जिस तरीके से इस देश के किसानों को क्रूरता के साथ उनकी जमीन हड़पने का पूरा षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को इस किसान की दमदार आंदोलन ने ध्वस्त कर दिया। मैं एक बात और आपसे ये पूछूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, अब आय दोगुनी कैसी होगी? ये काले कानून तो वापस हो गए। बीजेपी लगातार कह रही थी कि ये होते ही आय दोगुनी हो जाएगी। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 1 जनवरी 2022 से इस देश के किसानों की आय दोगुनी किस आधार पर सरकार करेगी? ये आप लोगों ने नहीं करने दी आंदोलन करके, जैसा उनका कहना होगा कि हम ये कानून लागू होने देते, आय दोगुनी हो जाती। आंदोलन इस तरह हो गया कि आय दोगुनी अब नहीं कर सकते हैं वो। ये तो आप ही सवाल और जवाब एक ही जगह छिपा हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी अब आय दोगुनी कैसी करेगी? क्या ये बहाना बनाएगी कि आपने जो कानून हमें नहीं लागू करने दिए तो अब आपकी आय दोगुनी नहीं हो पाएगी, या क्या करेगी? बीजेपी तो बताए ना, 1 जनवरी 2022 की वादे को कौन भूल सकता है? और एक बात और त्रिपाठी जी मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार पॉलिसी के मामले में पूरी तरीके से फेल सरकार है। सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम इस सरकार ने किया है। तो डायरेक्ट बेनिफिट तो गांव के ननकू भी दे सकते हैं अगर उनको प्रधानमंत्री बना दो। अरे एक ही दस्तखत तो करना है ना। जो हमारे पास फंड है 2-2 हजार रुपए इतने किसानों को दे दो, इनको शौचालय दे दो, इनको मकान दे दो, ये तो गांव का ग्राम प्रधान ननकू भी कर सकता है। इसमें नरेंद्र मोदी की क्या जरूरत है? लेकिन पॉलिसी पे जब डिस्कशन करेंगे तो क्या नोटबंदी सफल हुई? क्या जीएसटी सफल हुई? क्या सरकार की ये काले कानून सफल हुए?
या इस तरह की जितनी भी पॉलिसी सरकार ने बनाई, महंगाई को समाप्त करने की जो पॉलिसी सरकार ने बनाई, क्या वो सफल हुई? महंगाई को डेवलपमेंट के रास्ते में बताने वाली सरकार कहती है अगर महंगाई बढ़ाएंगे तो इस देश का विकास करेंगे। ये नई अवधारणा जो इस देश में पैदा की गई, क्या वो सफल हुई? ये बात सरकार को बतानी पड़ेगी। धारा 370 सीए सफल हुआ कि नहीं, उसमें भी आप प्रकाश डाल दीजिए। 377 जरूर सफल हो गया है। 77 नहीं साहब, 70। 370 पे जरूर हम बात करेंगे जी। अरे हम 77 क्या जवाब आपको दे रहे हैं? 377 बड़े दिनों से मांग कर रहे थे आरएसएस वाले कि 377 हटा दिया जाए, समलैंगिकता को मोहर लगा दी जाए, वो जरूर सफल हो गई। 377 राज्यपाल महोदय ने बता दिया, सतपाल मलिक जी ने। मनोज जी कृपया मैं संयमित भाषा में बोल रहा हूँ। नहीं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया 377 का। मैं 70 और सीए की बात कर रहा हूँ। सरकार ने समर्थन किया उसका। मैं 70 और हम 70 पे बात करेंगे, हम 77 पे कह रहे हैं। हम 70 और सीए पे पूछ रहे हैं, वो बिल आया है उसको भी पास किया। कश्मीर के हालात पे आपको अलग से डिबेट करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कश्मीर पे आप नहीं डिबेट करिए, अलग से मुद्दा रखिए। आपने कई सारे जितने भी आपने जीएसटी गिनाया, नोटबंदी गिनाया, सारे बिल पे गिनाया, मैं बिल पे ही पूछ रहा हूं कि ये भी लोकसभा में आए, पास हुए, इन पे भी प्रकाश डाल दीजिए कि सफल हुए कि नहीं हुए। मनोज जी, मैं आपके पास तुरंत हाजिर हो रहा हूँ। कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे साथ हैं। 70 पे अगर हो रविंद्र चौबे जी। रविंद्र जी, हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। आज तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान हुआ, अभी वापस नहीं हुए, अभी लोकसभा में प्रक्रिया चलेगी, सारी होगी। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी ने इनको वापस करने की घोषणा की है, बात कही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें लगता है कि इसको किसानों की ऐतिहासिक जीत के रूप में आप ले सकते हैं जी एक तरफ, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार के अहंकार का इसको पतन मान सकते हैं जी। दोनों बातों को अगर परे कर दें जी तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से 3 कानून लाने के बाद लगातार मोदी जी कह रहे थे कि इससे किसानों का भला है जी, तो आज तारीख तक वो समझा पाने में असमर्थ रहे और वापस ले। अगर किसानों का भला था तो एक झटके में वापस लेने की घोषणा क्यों हो गई? दूसरी बात यह है कि हम इसको कहते थे काला कानून है। छत्तीसगढ़ में हमने तो तीनों कानून को काउंटर करने के लिए अपना एक दिन का अलग से विधानसभा सत्र बुला के हमने अपना कानून बना लिया था। लेकिन सारे हिंदुस्तान के किसान को चिंता थी, एयर इंडिया से लेकर के हिंदुस्तान के सारे पब्लिक सेक्टर की यूनिट आप बेच रहे थे, तो क्या कृषि की जमीन भी आप निजी क्षेत्रों में नीलाम करने पे तुले हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे किसानों को गुलाम बनाने के लिए तुले हुए थे? निजी मंडियां, स्टॉक लिमिट समाप्त करना, ये सारे कानून किस तरीके से किसानों की मदद हो सकती थी, ये किसान समझता था। और दूसरी बात आदरणीय ये है कि देश में बापू ने जब आजादी का आंदोलन शुरुआत की तो चाहे नील के किसानों का चंपारण का हो, चाहे नमक किसानों के लिए दांडी मार्च हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में कंडेल सत्याग्रह, किसानों के नहर सत्याग्रह में बापू आए थे, तो किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए हिंदुस्तान ने आजादी पाई। लेकिन अंग्रेजों ने कभी दिल्ली के चारों तरफ कीले नहीं ठोकी थी कि किसान बापू के साथ दिल्ली ना आए करके। वो काम भी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कर दिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट देती रही कि इसमें आतंकवादी है, इसमें उग्रवादी है, इसमें पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या किसानों के लिए संबोधन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा, 1 साल लगातार जो आंदोलन चला, लगभग 800 किसानों की शहादत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए माननीय 2 शब्द सहानुभूति के आप बोल भी नहीं सकते। आप क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है। और आखिरी बात सर, उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए आपने ये कानून वापस लेने का ऐलान किया है। हमारे किसान महापंचायत के साथियों ने कहा है कि पार्लियामेंट में किस रूप से आप वापस लेते हैं उसको देखेंगे, लेकिन ये यूपी पंजाब की आसन्न पराजय को देखते हुए इस तरीके से निर्णय आपने लिया है, देर आए दुरुस्त आए। और आखिरी में ये हमारे किसानों की बहुत बड़ी विजय है, इसको आप कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 0 बजट खेती की तरफ वो कदम बढ़ाएंगे, उसके लिए कमेटी भी गठित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य है
7 सालों में कृषि के लिए आपने क्या किया ये बताने की स्थिति में आप नहीं है। क्या एक भी फर्टिलाइजर के कारखाना लगाने की स्थिति में आप हैं? क्या किसानों को कोई अनुदान बढ़ाने की स्थिति में आप हैं? क्या किसानों के लिए इरिगेशन का एक भी प्रोजेक्ट आप बड़ी प्रोजेक्ट किसी स्टेट को देने की स्थिति में है? आपने कृषि को तो बिल्कुल हिंदुस्तान के जो बजट का जो मूल बात है उससे परे रख करके विकास की बात सोचते हैं। अब सौभाग्य है कि आप अब कृषि की ओर अगर उन्मुख हो रहे हैं तो किसान उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये बातों से नहीं, ये कर्मों में दिखना चाहिए, बजट में परिलक्षित होना चाहिए। आपने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की, कोई किसान हिंदुस्तान का बता दे 20 नया पैसा उनके खातों में गया क्या? ये कैसी योजना आप लागू करते हैं? आपको योजना लागू करना है तो किसानों को केंद्र बिंदु बना करके उनको किस तरीके से आर्थिक और वित्तीय मदद हो सकती है, वो कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं, वो अपने पैरों में कैसे खड़ा हो सकते हैं, इस दिशा में आपको स्पष्ट कानून बनाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, आपने हमें समय दिया, एक बार आपने अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगेश जी, आपसे ही सवाल है। मनोज जी आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन अभी मनोज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश जी, उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। योगेश जी, क्या लगता है आपको 5 राज्यों के चुनाव या फिर जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा था और उग्र होता जा रहा था, ये सब बातें थी? देखिए सर, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ये पूरे के पूरा जो डिसीजन लिया गया है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव है। और ये बात भी सही है कि ये सारे राजनीतिक दल और राजनेता यदि राजनीति में आए हैं तो राजनीति करने आए हैं, तो वो तो भूमिका तलाशते हैं, वो तो मौके तलाशते हैं कि कब इनको कैसे उसको कैश किया जाए। इस मामले में भी ये हुआ, ये डे 1 से लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे हटना पड़ेगा सरकार को, और इसलिए वो निलंबित कर दिए गए थे कुछ दिनों के लिए कानून। अब सिर्फ इस बात की थी कि इसको किस दिन वापस लिया जाए। और आप ये देखिए, प्रधानमंत्री की इंटेलिजेंस इसको आप हैं कि उन्होंने ये दिन चुना प्रकाश पर्व का, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत ही जल्दी साथ ही होने दोनों जगह साथ होना, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि इसका कैसे हार में भी कैसे किसी चीज का एडवांटेज लिया जाए, इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मोदी जी हैं। तो मैं तो इसको गलत भी नहीं मानता, क्योंकि वो तो राजनेता और राजनेता राजनीति के लिए आता, तो वो तो अपने स्तर पर करेंगे। लेकिन इस आंदोलन से जुड़ी 2-3 बातें और मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी जिक्र हो रहा था कई चीजों के, साहब यहाँ खालिस्तान कहा गया और पाकिस्तानी समर्थक कहा गया, तो हमने ये भी देखा है कि इस आंदोलन के दौरान ये नारे भी लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हमने ये भी देखा कि कैसे एक जेबकट टाइप का नेता लाल किले पर चढ़ के झंडा लहरा देता है किसी का भी जी। तो जब ऐसी बातें होंगी तो डेफिनेटली उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो पूरे आंदोलन को लेकर भी देखा जाए। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि किसानों से आज भी आप पूछ लो, आप इतने दिन किसान आंदोलन चला, नित्य नई मांगे जुड़ी, और आज भी यदि किसानों से पूछ लें, भैया आप एक चिट्ठी पे लिख के दे दो, एक पत्र पे लिख के दे दो कि आपकी 3 सूत्रीय मांगे क्या है, आपकी 10 सूत्रीय मांगे क्या है, वो आप दे दो, और वो नहीं हो तो फिर आप आंदोलन करें। लेकिन आज भी इनका कोई सेट एजेंडा नहीं है। अब जैसे मान लो बिल वापस लेने का ऐलान हुआ तो अब तुरंत ही आ गई कि साहब उनकी शहादत पे बात की जाए, गारंटी की बात की जाए। जब अपने लाभ की बात होती है, जैसे एक उदाहरण और है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम 6,000 रुपये आपके खाते में डालेंगे। अब वो 6,000 रुपये आप सब ले रहे हैं, लेकिन तब तो किसी ने नहीं कहा साहब हमसे पूछ के थोड़ी डाल रहे हो आप, तो जब आपके लाभ वाली बात है तब तो आप ले रहे हैं इसको। और एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि किसानों की जब बात आती है तो किसानों में कौन किसान, कांग्रेस के तमाम नेता, भाजपा के तमाम नेता, तमाम ब्यूरोक्रेट सब किसान है आज के दौर में। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो शिवराज सिंह जी भी किसान है, दिग्विजय सिंह जी भी किसान है, एवी सिंह जी चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो भी किसान है, और तमाम तरह के PS VS सब किसान है। इन किसानों को किस चीज का लाभ चाहिए, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, किसानों को ये तय करना पड़ेगा कि वास्तव में वो कौन किसान है जिनको लाभ की जरूरत है, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। कर्जे माफ होंगे, सबके क्यों कर्जे माफ होंगे, इन बड़े बड़े नेताओं के कर्जे क्यों माफ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये किसान है क्या? तो कम से कम इन बातों पर भी इस पूरे मूवमेंट के माध्यम से विचार करना चाहिए। और जो भी, मैं तो चूंकि एक सरकार ने डिसीजन लिया तो हम सब स्वागत ही करते हैं कि चूंकि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पूरे देश का, और किसान
पूरा देश की आत्मा ही गाँव में निवास करती है, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अब इसके क्या आगे परिणाम होते हैं देखना पड़ेगा। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस पूरे आंदोलन में आप ये देखो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस पूरे आंदोलन में जो किसान नेता थे उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमें नेतागिरी नहीं चाहिए। तो अब ये राजनीतिक पार्टियां किस चीज का माइलेज लेना चाहती हैं? तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, मैंने कुछ बातें रखी आपके सामने। जी 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 विकास जी, बहुत सारे, सुरेंद्र जी ने भी बात रखी, अनिल जी ने भी रखी, मनोज जी ने रखी। हम चाहेंगे मनोज जी के तो कम से कम सवाल जी। एक मिनट विकास जी, मनोज जी कुछ और आप सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार महोदय का विश्लेषण मैंने सुना तो मुझे थोड़ा अनाशय अपनी उंगली उठानी पड़ी कि मैं जरूर उनके तमाम सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। आप दिग्विजय जी का नाम ले लो, बड़े किसानों का नाम ले लो, लेकिन हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और एक बड़ी तादाद को अगर मैं बहुमत से ऊपर कहूं तो वो बड़ी तादाद में देश में किसान है। और किसान, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जिस दिन इस देश में किसान अपने धान का, अपने गेहूं का, अपने बाजरे का मूल्य स्वयं निर्धारित कर देगा ना योगी जी, उस दिन आप, हम, इस चैनल के हेड महोदय ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि खाना हम कितना खाना है, उतना ही खा लेंगे जितने से हमारा बस इच्छा शक्ति थोड़ी सी भले बढ़ जाए और हम खाना भी सही से नहीं खा पाएंगे। इस पे राजनीति मत करिए, इस पे ऐसी मनोज जी कोई प्रोटेक्ट मत करिए, जिस तरह रियल में ये हकीकत है। मनोज जी, बात यहाँ ये है कि जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, ये जिनका इन्होंने नाम लिया, मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि जैसे आरक्षण को लेकर के भी क्रीमी लेयर तय किया जा रहा है कि जो क्रीमी लेयर हैं, जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया कि उनकी एक इनकम तय की गई, उसके बाद उनको नहीं मिलेगा, उसी तरह कम से कम बड़े किसान जो हैं और जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे छोटे फायदे 6,000 से लेकर कर्जा माफ से लेकर के, ये एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। उनका आशय ये है योगी राज जी का। देखिए त्रिपाठी जी मैं उदाहरण के साथ आपको बता दे रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा में। उपचुनाव जो मंडी लोकसभा है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, बरसों बरस से, कई दशक से गढ़ रहा है। 3.5 लाख वोटों से ज्यादा से मार्जिन से 2019 के चुनाव में बीजेपी वहां जीती थी। 3.5 लाख का मार्जिन था और जो हारी है वो लगभग 65 से 70 हजार के बीच में हारी है, यानी 4.25 लाख वोट बीजेपी के कम हो गए एक लोकसभा में। तो मोदी जी को नींद कैसे आएगी, इस बात को समझिए। कृषि कानून तो वापस उसी दिन तय कर दिया था देश की जनता ने जिस दिन 4.5 लाख के गैप को किसानों ने कांग्रेस के पक्ष में कर दिया या विपक्ष के पक्ष में कर दिया। तो निश्चित तौर पे किसान तो निश्चित एक अपनी दिशा को तय कर चुका है कि किस पे हमको चुनाव लड़ना है और सरकार की खिलाफत के विषय पे करनी है। चलिए विकास जी, मनोज जी के जो बातें हैं वो केवल राजनीतिक हैं। योगेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली, किसान आंदोलन में किसानों ने किसी राजनीतिक दल को मंच नहीं चढ़ने दिया, में है भी नहीं। तो क्यों मनोज जी आप ऐसा कह पा रहे हैं? जबकि मैंने कहा ना, शरद पवार जब आपकी पार्टी में थे तब क्या चाहते थे, शरद जोशी जी की आवाज में आप मिलाते थे आवाज, अमरिंदर जी पंजाब में इन्हीं कानूनों के अनुरूप काम कर रहे थे, राजस्थान में भी उसी अनुरूप आज भी काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मंडी एक्ट में डिफाइंड है आज भी क्या कि वहां पे मंडी परिसर के बाहर भी खरीदी अलाउड है जी। तो मैं कह रहा हूं कि एक चूंकि किसानों ने एक बात रखी तो कांग्रेस उसके पीछे आके खड़ी हो गई और केवल माला चालने लगी। देखिए, बहुत स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 1 वर्ष पूर्व ही इन कानूनों को निलंबित रखने का, वो भी 1 वर्ष की सीमा के लिए फैसला ले लिया था। जब किसानों का एक पक्ष दिखा कि वो इस कानूनों के बारे में अभी पूरी तरह से समझ के साथ में सहमत नहीं हो रहा है, तो तभी तो निलंबित कर दिया था कानूनों को। और आज वो 1 वर्ष की अवधि पूरी होने के पूर्व किसानों को इन कानूनों को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका फैसला हो गया। तो मुझे लगता है कि सरकार किसानों के समझ के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। उसी अनुरूप इन 3 कानूनों के मसले में भी सरकार ने अपनी कार्य पद्धति को रखा है। नंबर देखिए, दूसरी बात, इसमें फायदा क्या था विकास जी कानून से? अब देखिए, कानून के फायदे तो हम साल भर चर्चा करते रहे हैं। मैं वापस कह सकता हूं,
कि कैसे आज जो बात आ रही है एमएसपी पे खरीदी होने की, सरकार ने अपने कामों के द्वारा एमएसपी में जो मूल्यों का इजाफा होना है वो सरकार ने लगातार किया। आप गेहूं और धान की खरीदी, केवल गेहूं और धान जो मुख्य फसल उत्पाद होते हैं उनको देख लें, पिछले 5 सालों में 250 से 300% तक खरीदी बढ़ी है। खरीदी केवल बढ़ी नहीं है मात्रा के रूप में, बल्कि जिनसे खरीदी की जा रही है उन किसानों का आंकड़ा 250% बढ़ा है। जैसे आप गेहूं को देख लीजिए, 2016-17 में 20 लाख किसानों से एमएसपी पे खरीदा गया था। मतलब ये तो मैं एमएसपी की बात कर रहा हूं जिस पे सरकार खरीदी करती है। इस वर्ष में वो लगभग 50 लाख किसान हो गए हिंदुस्तान के, तो सरकार ने उसके लिए भी काम किया। देखिए, कानून के माध्यम से एक वातावरण ऐसा बिल्डअप करने का प्रयास था जिससे कि जो हम चाहते हैं ना कि किसान अपनी फसल का मूल्य खुद लगाए, जो मनोज जी भी चाह रहे हैं। अरे भाई, किसान कैसे मूल्य लगाएगा जब उसको 10 खरीदार मौजूद होंगे, वो अपने मेड़ के ऊपर भी अपनी फसल को बेच सकने की स्थिति में होगा। आज मनोज जी बता दें, क्या छत्तीसगढ़ में वो छोटे छोटे किसानों को उनकी मेड़ पे खरीदी की सुविधा देने में क्या सक्षम है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम है? अगर कोई किसान अपनी मेड़ पे अपने उत्पाद को विक्रय नहीं कर सकता, धान को, गेहूं को, तो आप कैसे इस मामले में बात कर सकते हैं? रकबा की सीमा तय की जाती है कि इतने रकबे की सीमा, जैसे आपकी खेती है और उसमें कितना रकबा है उसको तय किया जाता है कि इतने बीघा इसमें इतना उत्पादन होगा, इतना समर्थन मूल्य सरकार लेगी। अगर इस तरह मेड़ की बात करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर फिर बाहर से भी अनाज आएगा, समर्थन मूल्य तो छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा मिल रहा है, वहां बेच देते हैं ले जाके। बहुत अच्छी बात है, जब सरकार खरीदी करती है तो हमें उस मामले में पिलफरेज नहीं हो, उस सुविधा का दुरुपयोग ना हो जाए, इसका प्रबंधन करना पड़ता है। इसलिए आपने कहा कि रकबा और औसत पैदावार के हिसाब की हमने खरीदी की व्यवस्थाएं की हैं, और ये मध्य प्रदेश में भी हुई। मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड कायम किया है एमएसपी पे खरीदी का। ये अन्य राज्यों में भी हुई है जहां अन्य राजनीतिक दल है। इस सवाल का उत्तर आपको देना जरूरी हो गया है कि जिस तरह करें कारपोरेट घराने को, मैंने सामान्य किसानों की जमीन भी, जिस तरह सुरेंद्र शर्मा जी ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट से लेके ये भी आप देख लें, इसका उत्तर आपको देना जरूरी हो गया है कि गलत है। 2 लाइन का आपने बात की, 370 हटाई गई। हाँ, सुनिएगा, समाजवादी दल खास करके सुने, 370 हटाई गई, 35 से हटाया गया। मनोज जी बताइए, एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट कांग्रेस सरकार लाई थी ना, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उसे हटाने की बात की क्या? कभी नहीं करी। जब एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट हमारे यहाँ कायम है तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई घराना कितनी भी खेती की जमीन खरीद सकता है? जी जी। अब ठीक है कि इस बात को हम किसानों तक नहीं समझा पाए और बहुत सारे राजनीतिक दल अपने राजनीतिक विरोधवश सरकार के इस एक कदम को गलत बताने, निरूपित करने में लग गए और किसानों को बरगलाते रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जो अलग नीतियों को लेके भी चल रहे हैं, हमने सदा से, आप देखेंगे मंडियों को कैसे मजबूत किया जाए, इसको सेंट्रल फंडिंग के माध्यम से सरकार ने इस वर्ष भी व्यवस्था की, पिछले वर्षों में भी व्यवस्था की है। फसल उत्पाद का मूल्य बढ़े, इसके लिए एमएसपी की जो कीमत तय की गई है वो न्यूनतम लागत से 50% से ज्यादा है। अब बाजरे की बात हो रही थी, बाजरा 85% लागत के ऊपर एमएसपी की मूल्य निर्धारित किया गया है। मनोज जी ने अभी बाजरे का विषय रखा था, तो ऐसा कांग्रेस की सरकार ने कब किया था साहब? ये सब जो जंप्स हैं ये मोदी सरकार के दौरान लाए गए हैं। ये कानून अगर रहते तो एक ऐसा वातावरण मिलता, उसमें निजी क्षेत्र की भी परोक्ष भागीदारी मिल सकती थी बेहतर फसल उत्पाद मूल्य प्रदान करने में। और चूंकि आज भी हम समझते हैं, विकास जी थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे पास उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं हरिनाम वर्मा जी, जुड़ गए हैं। हरिनाम जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है। आज मोदी जी के इस ऐलान के बाद क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अभी तो जो ये कानून मोदी जी लाए थे संसद में जी, वो बिना किसानों की सहमति के लाए थे, और आज इसकी वापसी भी अचानक उन्होंने कर दिया।
और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर ये कहते थे नहीं ये कानून तो नहीं वापस होगा, संशोधन कर ले। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम मोदी जी से बात करके इनके प्रवक्ता टीवी पे नहीं बैठते हैं, हानि लाभी की नहीं है। बात ये है कि जो दवा किसान को ये देना चाह रहे थे जबरदस्ती, वो पीना नहीं चाह रहा था जी, काहे को पिला रहे थे जी। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं आके आप पता कर लो, 0 डिग्री पे जाके किसान का धान 1200 रुपए के ऊपर नहीं बिक रहा है जी। जनवरी 22 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। वो फार्मूला जरा बता दें अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी ने कहा था चुनाव यूपी के पहले चुनाव प्रचार में कि गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान किया जाएगा, हमारा अभी भी 8,000 करोड़ रुपए के ऊपर बकाया है। तो मोदी जी क्या कह देते हैं, कब क्या नहीं कह देते हैं, ये समझ से परे है। जिस लोकसभा में ये कानून पारित हुआ था, ये कानून उसी लोकसभा में जब वापस होगा तो और जो तमाम मुद्दे हैं उस पर बैठ के बात होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जब तक गारंटी कानून नहीं बन जाता, ये आंदोलन कहीं वापस होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो उनकी टीम है अच्छे से समझ लें। ये वर्मा जी अकेले भाजपा क्यों, इसके पहले कांग्रेस की भी 2004 से 14 तक सरकार रही है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसने भी नहीं तय किया, कोई कानून नहीं लाए। देखो सुनो भाई त्रिपाठी जी, ये जो मोदी सरकार थी देश की आम जनता और किसानों की उम्मीदों की सरकार थी जी। ये आप नहीं हमारी किसी सरकार से किसी राजनीतिक दल से तुलना कर सकते हो जी कि कांग्रेस ने नहीं किया जी। कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस के एक विधायक सांसद कहीं बचे हैं? कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल हो गया जी। इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से ज्यादा इनकी सरकार है, तो अब कांग्रेस को कब तक कोसेंगे? पराली के मुद्दे पर कब तक किसानों पे आरोप लगाएंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को फटकार लगाई। पराली के मुद्दे पर ये कहते हैं किसान पराली जला देते हैं। अरे भैया हमारे नाम पे कब तक आप कोसोगे, कब तक दोषी किसान को बनाओगे? हम जानना चाहते हैं कि किसान की आमदनी क्या 2022 में दूनी होगी? ये चुनावी बयान है। चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बन रही है, इनके 3 अंक में विधायक नहीं आ रहे हैं, इनकी सरकार के विधायक 2 अंक में आएंगे, वो भी बड़ा मुश्किल में आएंगे। तो इनको पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, और भारत की सरकार जब उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार रहेगी तभी इनके सांसद 85 विधायक यहाँ से जीत के जाते हैं। तो इनको पता चल गया है कि न 2024 में आई, 22 में तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। चलो किसकी आएगी वर्मा जी, ये भी मालूम पड़ जाए किसकी आएगी। अगर ये 100 नहीं पार कर रहे तो कोई तो दूसरी सरकार होगी। सुनो भाई सुनो, हम किसी की सरकार नहीं बनाते हैं जी। हम एक बार तो देश के प्रधानमंत्री के कहने पे हमने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बना दी जी। ये उम्मीद करके बना दिया कि कांग्रेस वाले बहुत खराब लोग हैं और छोटे छोटे दल हैं ये बहुत खराब है, लेकिन जो जिसको अच्छा मान के लाए थे वो तो सबसे ज्यादा निकम्मा निकल गए। तो हम किसी के ना सरकार बना रहे ना हम किसी की सरकार बिगाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डीएपी की खाद का जो रेट था उसको बढ़ा के आज 1475 रुपया कर दिया एनपीके की। पूरे प्रदेश भर में खाद किसानों को मिल नहीं रही है। बेमौसम बरसात से जो नुकसान हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सर्वे करा के किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्या दे दिया गया? 119 शुगर मिलें हैं, अभी तमाम शुगर मिलों में अभी पेराई का काम नहीं शुरू हुआ। आज 19 नवंबर गेहूं कब बोया जाएगा? तो बड़े सवाल हैं जी। अभी तो ये चुनावी बयान है प्रधान जी मंत्री जी का। इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हमारी सरकार आई तो वो मिल जाएंगे, अब वो भी पैसे नहीं आए हैं। डीजल के रेट कहाँ चले गए हैं, पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए हैं?
5 साल में 25 रुपया क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया है, जबकि एक ट्राली पे 2 क्विंटल पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना की चोरी होती है एक ट्राली पे। तो भी इनसे बहुत बात बाकी है। चलिए, बिल्कुल सही कहा वर्मा जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आंदोलन अभी कब तक चलेगा? संसद में कानून वापस हो जाएगा तब तक चलेगा, या फिर आगे आपकी डिमांड है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जब कानून नहीं बनेगा तब तक चलेगा? एक कानून वापस कराने में हमको लग गए 1 साल जी, और अभी बहुत सारे कानून हैं, तो इस बार सारे कानून वापस करा के सरकारों को अच्छा से सबक सिखा उखा के घर तब जाएंगे। अभी कोई जाने वाला नहीं है। 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इको गार्डन में एक बड़ी पंचायत है संयुक्त मोर्चा की, जिसमें राकेश टिकैत जी प्रमुखता से भाग लेंगे, आ रही है। चलिए, बहुत बहुत जी जी जी, चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिनाम जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। विकास जी, संक्षेप में फिर एक बार सुरेंद्र जी के पास चलेंगे। नहीं, वर्मा जी अगर निष्पक्ष हैं और केवल सरकारों के किसानों संबंध में लिए गए सफल कार्यों की व्याख्या करेंगे, उसी का आकलन करेंगे, तो मैं तो निवेदन करूंगा कि वर्मा जी और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका आकलन ये कहेगा अगर वो निष्पक्ष ढंग से हैं तो। और मैं उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष ही होंगे तो हमारी तरफ ही झुकाव रहेगा। पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मान के वोट किया है, दोबारा करेंगे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन भी है। देखिए, जहां तक बात है, वर्मा जी ने बहुत सारी राजनीतिक बातें भी करी। अगर एक किसान राजनीतिक चर्चा करे तो अच्छी बात है, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो वोट भी डालने जाता है। तो जब एक राजनीतिक गैर राजनीतिक खेती किसानी और किसानों के संगठन का होके अगर कौन कब हार गया, कौन सी सीट हार गया, इसका आकलन करेंगे तो इससे निष्पक्षता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहां तक गन्ने की बात है, यूपी में गन्ने का मूल्य आपने देखा होगा सरकार ने ही बढ़ाया है, लगभग 40 रुपए क्विंटल बढ़ा है। दूसरी बात, जहां तक गए उधारी के प्रश्न का बात है कि गन्ना मिलों और किसानों के बीच की जो उधारी का प्रश्न है, तो गन्ना मिलें जितनी भी है 117, 118, वो तो आखिर प्राइवेट सेक्टर में ही है ना। शक्कर के भाव, गुड़ के भाव ऊपर नीचे हुए, जिससे गन्ना के किसानों को भी कुछ मतलब कहें लाभ की स्थिति ना रह के दूसरे हाशिए में रहना पड़ा। सरकार इसका प्रबंधन में भी लगी हुई है। डीएपी की बात है तो डीएपी के ऊपर, एक बोरी के ऊपर लगभग सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 1200 से 1300 रुपए की। थोड़ा संक्षेप में विकास जी। ये सबको मालूम है। तो सरकार तो लगातार खेती किसानी के माध्यम से किसान कैसे मजबूत बने इसका प्रयास कर रही है। 2022 तक किसान की आमदनी में डबल का आंकड़ा आ जाए, इसका वही तो सवाल हो रहा है कि 2022 में ठीक है। इस कदम से शायद कुछ हमें और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी खेती किसानों के। मनोज जी, एक बार और आपके पास आएंगे, चिंता मत करिए, एक बार सुरेंद्र जी के पास जाना जरूरी है। हम करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं जी। सुरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात उठाई थी, विकास जी ने उठाई है कि क्या मेड़ पे भी आप किसानों की फसल उगवा सकते हैं और उसका मूल्य दे सकते हैं? एक मिनट, एक विषय और है सुरेंद्र जी, सुनिएगा जी। छत्तीसगढ़ में भी मंडी एक्ट लागू है। आपने कहा कि वहां भी सरकार के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। मंडी एक्ट में मंडी इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ में क्या ये व्यवस्था कर सकता है कि कोई भी किसान की फसल एमएसपी के नीचे नीलाम ना हो? क्या आपके पास में किसी एक भी मंडी का आंकड़ा है जिसमें पिछले 1 वर्ष में एक भी किसान की फसल एमएसपी के नीचे नीलाम नहीं हुई हो? मंडियां जो है प्रदेश सरकार के अधीन आती है, उनके क्षेत्राधिकार में आती है। अब बोलिए आप। निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कम से कम खरीफ फसल के लिए तो इतनी व्यवस्था कर दी है कि लोग जो है उसको समर्थन मूल्य से कम में नहीं बेच रहे हैं, अधिक में बेच रहे हैं। और उनको इनका ये कहना, कानून अगर किसी की समर्थन मूल्य से कम में बिकी है, सुरेंद्र जी, समर्थन मूल्य से कम में बिकी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कानून के तहत? कोई ऐसा इन्होंने सवाल किया आपसे, मेरा सवाल नहीं है। त्रिपाठी जी, मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ हमारे विकास भाई को, सरकार की खरीदी को छोड़िए, आप बाजार की व्यवस्था की बात करिएगा। नहीं, केंद्र सरकार घोषित करती है ना, तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार
कानून बनाने का अधिकार भी नहीं मंडी मेरी बात के अंतर्गत है, मंडी कानून बनाने का अधिकार नहीं है केंद्र ना। सरकार को ही है। विकास जी वो मंडी बैठे हैं, मंडी राज्य सरकार के अंतर्गत है। फिर उस वहाँ पे नहीं, मेरी बात सुन सुनिश्चित लीजिए। करेगा ना देखिए मंडी कि नीलामी कम पे ना हो। जी अरे भाई सुन मेरी बात तो सुन लो आप। हाँ आइए। जी त्रिपाठी जी, मंडी का काम है विपणन की व्यवस्था करना। जी मंडी में किसान अपना उपज ले जाता है, व्यापारी आते हैं, दोनों के बीच में विपणन की व्यवस्था होती है। और मंडी के पास ये अधिकार नहीं है कि कितने में बेचा जाएगा, कितने में खरीदा जाएगा। ये आपने गलत कानून बनाने का अधिकार बात मंडियों को नहीं है। जी नहीं गलत नहीं, मैं बिल्कुल मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। मंडी एक्ट पढ़िए। दूसरी बात, समर्थन पढ़िए छत्तीसगढ़ का। मंडी एक्ट पढ़िए नहीं, मैं मंडी अरे मंडी एक्ट डीम्ड मंडी हमने घोषित किया है। आपको बताऊं विकास जी, हमने डीम्ड मंडी किया है। डीम्ड मंडी के अंतर्गत जी सुरेंद्र जी अपनी बात रखें। नहीं ये दरअसल में बात को मैं ये कह रहा हूं, हमने डीम्ड मंडी घोषित की है। जी डीम्ड मंडी का अंतर होता है कि कहीं पर भी कृषि उपज की खरीद फरोख्त होगी तो मंडी अधिनियम के अधीन आएगा। जी ये नियम है, मगर इसमें मंडी को ये नियम बनाने का अधिकार नहीं है कि समर्थन मूल्य की हम गारंटी दे सके। समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र की सरकार करती है। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना ला करके 9,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट देने का निर्णय लिया है। और हम खरीफ फसलों में 9,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट किसानों को दे रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की कीमत 2540 रुपये कुंटल मिलेगी इस साल। 1 दिसंबर से हमारी खरीदी चालू हो रही है। पिछले साल हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस बात के लिए राज्य सरकार का अधिकार ही नहीं है, उसका प्रश्न आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं? प्रश्न ये है, उनका ये सवाल है। आपका प्रश्न एकदम बिल्कुल सही है त्रिपाठी जी। एक किसान सुरेंद्र जी वो ये सवाल कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य पे सरकार खरीद रही, लेकिन बाजार में भी जो धान बिक रही है उस पे कोई तो निश्चित समर्थन मूल्य, जैसे आपका 2500 है, 1700 है, जितना भी है, उससे कम में कोई खरीदता है तो मंडी इंस्पेक्टर, उनका कहना है मंडी इंस्पेक्टर उस पर कार्रवाई कर सकता है। मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है और उन्होंने आपसे सवाल किया है, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। नहीं कर सकता जी सुरेंद्र जी। नहीं त्रिपाठी जी, मंडी इंस्पेक्टर को कोई अधिकार नहीं है। कम ज्यादा की खरीदी में कोई कार्रवाई करने का अधिकार उसको अधिकार नहीं है। मंडी का काम सिर्फ ये है कि वो विपणन की व्यवस्था को ग्राहक और विक्रेता के बीच की एक एजेंसी है मंडी, और वो जहां पर उसकी सुविधा उपलब्ध कराती है और सरकार उसकी वजह से टैक्स वसूल करती है, मगर उसको निश्चित राशि दिलाने की गारंटी देने का अधिकार कृषि उपज मंडी अधिनियम में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरे को अच्छी तरह जानकारी है ये बात। जी दूसरा एक सवाल और खड़ा किया था कि मेड़ में भी, अब क्या बोलते हैं, जो रकबा होता है उसके अलावा मेड़ जो होती है उसमें भी अगर उत्पादन करता है तो उसको आप क्या खरीदते हैं? नहीं, ये अगर काश ऐसा दिन आ जाए और ऐसा दिन लाना बड़ा असंभव है। जी क्योंकि मैं किसान के हैसियत से बता रहा हूं कि ऐसा दिन लाना बड़ा असंभव काम है। मगर सवाल ये है कि आज तो हम एक किसान के हैसियत से सिर्फ ये कहते हैं कम से कम हमारी मेहनत की कीमत तो मिल जाए, हमारे फसल की जो उपज है उसकी कीमत मिल जाए। हमारे मित्र गयाराम वर्मा जी ने अभी कहा ना कि हम तो आपके वादे पे मारे गए, आपने कहा कि हम आपकी किसानों की कीमत आमदनी दुगुनी कर देंगे। अरे दुगुनी तो की बात तो छोड़िए भाई साहब, हमको तो अपनी सही कीमत मिलने की लाले पड़ गए, तभी तो किसान सड़कों पे है त्रिपाठी जी। एक साल तक अपना घर द्वार छोड़ करके सड़कों पे बैठे रहने का किसी को शौक है। और निश्चित रूप से मैं आज खुश इसलिए हूं कि जनता की आवाज की ताकत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महसूस किया है, और ये पहला धमाका है। ये धमाके और होंगे, और मैं कहता हूं कि सारे जनप्रतिनिधियों की इस धमाके की आवाज को सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि आप इनके मालिक नहीं हैं, इनके सेवक हैं। इनकी भावनाओं की कद्र करना पड़ेगा। जो आप वादे करेंगे उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। इस बात के लिए आप सतर्क रहिए, चाहे किसी भी दल के नेता क्यों न हो, कोई भी शासन चलाने वाले क्यों न हो। जी बिल्कुल।
विकास जी बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम दो है। बातें कहूंगा मनोज, अभी हमें वहां से बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से नहीं, एक दो मिनट बाद गलत तथ्य प्रस्तुति हो रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी मंडी एक्ट वही है जो मध्य प्रदेश में 1972 में बना था। दोनों जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नीलामी ना हो इसके लिए विधान है, छत्तीसगढ़ में भी है। नंबर दूसरी चीज आप बताइए, आप विरोध उत्तर प्रदेश के नेता कह गए कि वहां भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय है उससे बहुत नीचे नीलामी हो रही है। नहीं, मैं एक मिनट छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और बात कर दूं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। एक बात बताइए, आपने स्वयं कहा कि हमने पूरे इलाके को मंडी परिसर न छोड़ के मंडी वो परिधि में ले लिया है, तो क्या वहां पे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट एंटिटी अपने गोदाम पे, अपने परिसर में किसान से खरीदी करने का हकदार नहीं है और किसान वहां बेचने का हकदार नहीं है क्या? जब छत्तीसगढ़ में आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं और इस कानून, 3 कानूनों के माध्यम से जब उसे पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपन किया जा रहा था, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ पे जरा पक्षपात है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार चला रही है तो आप पक्ष की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उस कानून के माध्यम से उसे पूरे देश में प्रतिपादित कर रही तो आप विरोध पे खड़े हो गए। चलिए सुरेंद्र जी, अब समय भी कम है, एक बार अनिल यादव जी से जान लेते हैं कि इसमें वास्तविकता क्या है। किसान नेता हैं, आएंगे आपके पास अगर समय रहा तो। जी अनिल जी, ये मंडी का जो कुछ उधेड़-बुन जो थी वो समझ में नहीं आई, क्या है, इसको सुलझा दीजिए आप। मंडी की उधेड़-बुन ये है कि मंडी में सीधी सी बात कही जाए तो ये क्या है, रटी रटाई बातें और कागजी बातें कागज में ही रह जाती है। सही नहीं बिल्कुल, देखिए विकास जी आप नहीं, ये चाणक्य नीति और ये सब हम क्या कह रहे हैं, आपके बोलने से आप दोनों पार्टी के प्रवक्ता वक्ता अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में रखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से दोनों दूर रहते हैं। भाई आपको इनको झुकाना है, कांग्रेस को इनको झुकाना, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। सही मायने में व्यापारियों की सीमितता, हम क्या कह रहे हैं साहब, ना तो प्रावधानों को लागू करने में हमें सक्षम नहीं बना पा रही है, आपके वातावरण नहीं बना पा रही है, केवल बात इतनी सी। शासकीय कर्मचारी वहाँ खड़ा रहता है, पर्ची बनाने वाला, वो देखता है व्यापारी की तरफ कि कहाँ से बोली शुरू करनी है। पहली बात सुनिए, कहाँ न्यूनतम समर्थन, बात सुनिए, 4 व्यापारी अगर खड़े हैं, विकास जी बोलने दीजिए, 4 व्यापारी अगर खड़े हैं तो मंडी का जो प्रतिनिधि है वो कायदे में किसान से पूछना चाहिए या किसान की तरफ देखना चाहिए। वो सीधे 4 व्यापारियों के इशारों को देखता है कि कहाँ से बोली शुरू की जाए, हल्का है पतला है, तो सीधे पूरे मंडी सचिव हुआ, अधिकारी हुआ, आपके जितने भी मंडी के कर्मचारी है वो व्यापारी है। इसमें सौदा पत्रक पे कैसे ले लेता है दस्तखत? देखिए नहीं, वन साइडेड नहीं जाएंगे। अरे साहब बात सुनिए, किसान कानून हम क्या कह रहे हैं, आपने अभी पालन की बात करी, आपने डीएपी यूरिया की बात उठाई, अभी मैं झाबुआ की बात कर रहा हूँ, वहाँ काली देवी करके एक जगह बात सुनिए, आपने कहा आप सब्सिडी दे रहे हैं, आपने कहा सब्सिडी दे रहे हैं, बात सुनिए, ये सब कहानियां होती है, आप लोग कागज पे बात करते हैं, आपने सब्सिडी कागज पे दे दी है, आज कालाबाजारी हो रही है। अरे आप पहले मंडी के सौदा पत्रक पे तो आइए, सौदा पत्रक पे ही आ रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोल रहे, बात सुनिए, किसी बात को सुनना नहीं, किसी अपनी बात को साबित करना तो चिल्लाओ, आप सुना, आवाज दबाने, आवाज नहीं दबेगी, मंडी पत्रक, बात सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, मंडी पत्रक बाद में आता है, सीधे नाम लिखा जाता है, ये किया जाता है, व्यापारियों के वहां बोली शुरू होती है, व्यापारियों से 4 से पूछा जाता है कि भाई क्या है, ये विकास जी, ये तो उस एक छोटा सा जो भी कर्मचारी है शासकीय, वो और व्यापारी की मिली भगत यहाँ सरकार यहाँ मंडी सचिव तक की मिली भगत रहती है। ये तो भ्रष्टाचार का मामला हुआ या सरकार के कानून का मामला कहाँ हुआ? बिल्कुल भ्रष्टाचार, टोटल। मैं घूमता हूँ, लड़ाइयाँ होती है, कितने विवाद हुए कि हमारे फसल के मूल्य कम लगाए, तो विवाद जो है किसानों को पीटा गया, किसान तो मंडी का अध्यक्ष होता है, लड़ता है कि भाई साहब ये इतने मूल्य पे मैं मेरी चीज नहीं दूंगा, तो व्यापारी मिलकर पीटते हैं। आपने कितनी वीडियो देखेंगे, कितनी ये तो अलग आप ये बताइए, विवाद स्थिति। अनिल जी आप किसान नेता, ये कानून व्यवस्था का मामला हो गया, ये नियम का वो मंडी एक्ट इस सबका मामला नहीं है। व्यापारी मार रहे थे, ऐसे तो कानून छुड़ा लेते हैं, उनके अनाज भी छीन लेते हैं, नहीं ये तो अलग मुद्दा है, सरकार क्या करेगी?
हम यही बोल रहे हैं त्रिपाठी जी, बिल्कुल छीना जब्ती हो रही है आज के समय में। तो किसान सीधा है, ये विरोध करता है, विरोध कानून बनाए फिर ये बताइए कानून का कोई लेना देना नहीं। मैं आपको थाने की भाषा बोलता हूँ कि हम लोग थाने में जब जाते हैं मंडी एक्ट के तहत या मंडी नियम के तहत, बिल्कुल वो थाने में भी FIR तक किसानों की दर्ज नहीं होती। ये आप इस मुद्दे पर कहना क्या चाह रहे हैं? बताइए। मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि पूरा सिस्टम इन्होंने बिगाड़ के रखा हुआ है, पूरे कर्मचारी से लेके ये दलाली जो होती है। बीजेपी सरकार ने देखिए वो तो दोनों सरकार के ऊपर आरोप शुरू से लेके, देखिए इनको ऊपर से नीचे तक पार्टी के लिए चंदा चाहिए, वो चंदे के लिए पूरा सिस्टम ऊपर से लेके मंडी से कितना जाएगा, कृषि विभाग से कितना जाएगा, उद्यानिकी से कितना जाएगा। देखिए विकास जी मुझसे कुछ छुपा नहीं है, तो आप बोलिए ना, आपको पार्टी चलानी है, बड़ा चंदा चाहिए, बड़ा चंदा चाहिए तो आपको सुनो, अरे बात सुनिए, वो किसान आपने सब्सिडी, अरे कितने किसानों को सब्सिडी RTI किसी भी डिपार्टमेंट में लगा लीजिए, अरबों रुपए के घोटाले। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, ये सिस्टम मुझे लगता है सब जगह है। यहाँ एक कानून बनना चाहिए जो कि आपकी डिमांड होनी चाहिए कि इससे कम में जो किसान तय करेगा, किसान लिखेगा कि इससे कम में मेरा मूल्य नहीं है। वही चाह रहे हैं शायद सभी दल, और आप भी चाह रहे हैं कि अगर हमें 1200 रुपए नीचे से पर क्विंटल नहीं बेचना है तो उसके नीचे बोली नहीं लगा सकता। ये एक कानून बनना चाहिए। अब ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये उस एक कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, व्यापारियों की मिलीभगत है। मिलीभगत यानी भ्रष्टाचार का मामला, ये कानून के तहत नहीं आता है। मनोज जी, बहुत कम समय बचा है, आप अपनी बात इस कानून को लेकर आप रखें। इस कानून की प्रक्रिया क्या होगी आने वाले समय उत्तर प्रदेश में? आरोप प्रत्यारोप का दौर अब समाप्त करें। इस कानून के समाप्त होने से आगे क्या जनता की प्रक्रिया, आम जनता की क्या होगी? आप विपक्ष में बैठे हैं इसलिए। देखिए त्रिपाठी जी, ये कानून जो था ये किसानों के विरोध में था, इसीलिए किसान सड़क पे था जी। अगर व्यापारियों के विरोध में होता तो व्यापारी सड़क पे होता, कोई भी देश का व्यापारी तो नहीं सड़क पे आया जी। इस बात को भी तो समझना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर अब जो सरकार के साथ किसान मिलकर कानून बनाएंगे, वो अगर व्यापारियों के पक्ष में नहीं खड़ा होता होगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध व्यापारी भी करेंगे। एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे 2 लाइनें कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा दिए के प्रकाश जैसा सत्य कानून किसानों को नहीं दिखा या नहीं समझा पाए उसके। तो दिए के प्रकाश की सत्यता कितनी देर तक, एक आंधी आई और दिया बुझ गया, काम खत्म, अंधेरा हो गया। तो उनका जो विश्लेषण है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ छलावा था, और ऐसा छलावा जो अपने मुख से उन्होंने कहा कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य। वो तो कहना ही था तो सूरज के प्रकाश जैसा कहते तो कम से कम बात क्लियर हो जाती। चलिए, सूरज का प्रकाश अब आप फैलाइएगा उत्तर प्रदेश में, जैसा कह देते। सूरज का प्रकाश उत्तर प्रदेश में आप फैलाइएगा, लेकिन दिए के प्रकाश मतलब एक फूंक जब मारे, अरे बिल्कुल फैलाएंगे और इस तरह से फैलाएंगे। हमने कभी किसानों को कष्ट नहीं दिया। हम नहीं कहते हम डबल इंजन की सरकार नहीं थे, हमने बहुत कुछ बातें नहीं कही होंगी, लेकिन हमने कभी कष्ट नहीं दिया। 1 रुपए बढ़ाया गन्ने का, चाहे 65 रुपए बढ़ाया, लेकिन हमने हमेशा किसानों के पक्ष की बात की, हमने अपमानित नहीं किया जी। लेकिन एक बात जरूर आखिरी इस चैनल के माध्यम से जनता को, आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जनता को सिर्फ ठगा है। आप इनकी कोई एक पॉलिसी उठा के देख लेना, उस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है मनोज जी, फिर देश का न देशवासियों का। मनोज जी, अगर फिर बात निकले तो और लंबी बहस चली जाएगी कि गन्ना का जो समर्थन मूल्य के जो गन्ना किसानों का जो पैसा बकाया है वो कब से बकाया है, कितना बकाया है, जब आपकी सरकार गई तो कितना बकाया हुआ था, योगी सरकार है, ये मुद्दा अलग है क्योंकि समय कम है। अब कितना बकाया है जी, अभी तो बता गए उन्होंने 8000 करोड़ का बता गए। ये भी तो बहस होनी चाहिए जी, उसमें तो वो बता गए ना हरिनाम जी। फिर सोचिए ना जी, क्यों बकाया है जी, डबल इंजन की सरकार क्यों बकाया है? दे दो ना, कल दे दो, और जिन चीनी मिल के मालिकों ने नहीं दिया उनको जेल भेज दो। ये तो नियम भी बनाया था ना योगी आदित्यनाथ ने, क्यों नहीं भेजा जेल? चलिए 2022 चुनाव होने ही हैं, आप पक्ष है, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, आप उनको जेल भेज दीजिएगा। चलिए योगी राज जी, संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे प्रोग्राम समाप्त करते हैं।
देखिए साहब, मेरा तो एक बहुत एक लेमैन की तरफ भी यदि आप बात करें, एज एन जर्नलिस्ट भी आप बात करें, दो बातें हैं। एक तो चूंकि प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया है तो इसको एक अच्छे वे में लेना चाहिए, और दूसरा किसानों को भी अब वो क्या चाहते हैं एक स्पष्ट लिख के दे दें, ताकि इस चीज का, इस चैप्टर का यही दी एंड हो जाए। क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये नहीं चाहता कि एक साल तक भारत की सड़कें जाम हो। कृपया करके दोनों दल कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें और एक निश्चित एक फाइनल एजेंडे पे पहुंच जाए। ज्यादा किसान शहीद हो गए, कृपया उनपे 2 शब्द संवेदना के कह दीजिए, सड़कें जाम होने वाली बात को कर लीजिएगा। 700 से ज्यादा इस कानून के कारण शहीद हो गए किसान, उनपे 2 बातें कहिए योगी राज जी। चलिए योगी राज जी किन बातों पे बात करने दीजिए, किसी को आप जबरदस्ती, मनुष्य की जान मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो किसी दल से नहीं है, सरकार क्यों, वो एक तटस्थ पत्रकार हैं, उनकी अपनी टिप्पणी हो सकती है, किसी भी दल से ना हो, लेकिन कम से कम तटस्थ पत्रकार को ह्यूमैनिटी क्या कहती है, तटस्थ पत्रकार स्वतंत्र है, क्या लिखता है क्या बोलता है नहीं करनी चाहिए, वो स्वतंत्र है, क्या लिखता है क्या बोलता है ये उसका अपना राइट है। इस लेवल का विश्लेषण इस देश को गर्त में ले जाएगा। चलिए आप बताओ ना, क्या 700 बीजेपी के नेता और उनके कार्यकर्ता नहीं शहीद हो गए क्या? मनोज जी शहीद हो गए हो तो उनसे मनोज जी आपसे पूछ के कोई पत्रकार या समाजवादी पार्टी से पूछ के कोई पत्रकार न अपनी लेखनी चलाएगा, मुझसे ना पूछे, न अपना विश्लेषण करेगा। सही करे तो वो आपको लग रहा है क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये आपको लग रहा है क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो किसानों की मौत का सवाल कौन उठाएगा? मनोज जी, सरकारी बंगले में स्विमिंग पूल बनाना और उसकी टोटियां निकालना लगाना, क्या पत्रकारिता उसका विश्लेषण तो किया नहीं कभी आपने? नहीं, आप कलम पकड़ लीजिए ना। अरे हमें ना बताओ, आप बताओ ना कि मौतों का कौन करेगा, उन पे कौन सवाल उठाएगा? जब जहां ये जो आप 700 आंकड़े बता रहे हैं, ये पत्रकारों ने ही दिया है, ये पत्रकारों ने ही दिया है, पत्रकारों ने ही दिखाया है। कोरोना के दौरान अगर यमुना की लाशों को दिखाया है तो पत्रकारों ने ही दिखाया है, पत्रकारों ने ही दिखाया है। धन्यवाद। नहीं, आपके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है हमें मनोज जी, आपके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, है, रहेगी। त्रिपाठी जी, इस देश को जाम कर दिया है इस सरकार ने। हाँ, तो आप सरकार पे एलिगेशन लगाइए, पत्रकारिता पे एलिगेशन नहीं लगाइए। इस देश को जाम कर दिया है, पत्रकारिता पे बात होनी चाहिए। सुनिए, अरे विश्लेषण सवाल सरकार से पूछा जाता है। हाँ, विपक्ष तो वो निरीह है ही है, विपक्ष ये नहीं तय करेगा कि क्या विश्लेषण करेंगे। खैर, हमारा समय समाप्त हो रहा है। योगी राज जी अपनी बात कहें। मैं कह रहा हूं तो ये पत्रकार नहीं तय करेंगे कि सरकार से सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। नहीं, ये पत्रकार ही तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे कि हम किससे पूछे किससे नहीं पूछे, ये हम ही लोग तय करेंगे। निश्चित तौर पे हाँ, हम ही लोग तय करेंगे, नहीं होना चाहिए, हम ही लोग तय करेंगे, सरकार से हम ही लोग तय करेंगे। विज्ञापन के माध्यम से बताया जाता है। विज्ञापन समाजवादी पार्टी ने कितना विज्ञापन बांटा है 5 साल में, और बीजेपी ने कितना बांटा है, ये आप आकलन कर लीजिएगा, जा करके आकलन कर लीजिएगा। मेरा एक विनम्र निवेदन है मेरा, सबको मालूम है। अरे हमें भी मालूम है, जीप पे नहीं कंट्रोल, हमें भी मालूम है मनोज जी, बौखलाइए नहीं जबरदस्ती, हमारे खिलाफ जितना है लिखो, बौखलाहट मत प्रकट करिए, मीडिया पे मत करिए, अपनी बौखलाहट आप उस दल पे जिसकी सरकार है उस पर प्रकट करिए, मीडिया पे मत करिए। सरकारों का है, वो अपने कामों को, आपके समय एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, आपके समय एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी, आप बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ था। अब आप उसको झूठ बता रहे हैं। चलाने की बात, मैं वहां नहीं जाना चाहता था, मैं तटस्थ रहना चाह रहा हूँ। मेरा एक संक्षिप्त सा सवाल है मनोज जी, आप जाइए, हम जवाब देंगे। हाँ मनोज जी, एक दोषी है उसका। मनोज जी, मेरा एक विनम्र सा सवाल, आप जवाब देना चाहे तो दे दें। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 700 किसानों की यदि वहाँ शहादत हुई है, इस चुनाव में आप अपनी पार्टी का मुख्य घोषणा पत्र में बोलेंगे कि हम इनको शहीदों का दर्जा देंगे, चुनाव जीतने के बाद आप शामिल करेंगे इसको अपने घोषणा? उत्तर प्रदेश की सरकार शहीदों का दर्जा नहीं, हम उनका सम्मान, उनके परिवार की मदद, सब कुछ करेंगे। घोषणा पत्र में शामिल करवा लेके आप क्यों चिंतित हैं? शहीदों का दर्जा देंगे,
हमने तो सवाल ये है बीजेपी के कार्यकर्ता को भी जाके 20 लाख रुपए की मदद कर दी। नहीं, शहीदों का दर्जा देंगे जिसको योगी की पुलिस ने मार दिया। अरे अब आप अपना गोरखपुर उत्तर में नहीं मार दे रहे दिया। हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। शहीदों का दर्जा देंगे? नहीं, बिल्कुल हम आपके सवाल के उत्तर को लेकर पूरी तरीके से इन किसानों को शहीदों का दर्जा मिलेगा। समाजवादी पार्टी चलिए, बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। अपने दायरे में रहते हुए उस पर काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, मीडिया फिर से स्वागत करती है। और ये निश्चित तौर पे हो सकता है आपने एक भाजपा समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा है उनको शहीदों का दर्जा मिलेगा, ये संभवतः वहां की हेडलाइन भी बनेगी और ये रिकॉर्ड भी रहेगा। चलिए, हमारी तो उम्मीद है, हम तो शुभकामनाएं देते हैं आपकी सरकार बने जिससे उनको शहीदों का दर्जा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय भी समाप्त हो गया है, नहीं तो और बहस होती, अच्छी बहस चल रही थी। विकास जी आपका बहुत बहुत, सुरेंद्र जी आपका, मनोज जी आपका और अनिल जी आपका और वरिष्ठ पत्रकार जी आपका भी, योगी राज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो नए कृषि कानूनों के बनने से पहले ही इसका देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जोरदार विरोध हुआ और ये अब तक चल रहा है। लेकिन अब जब तीनों कृषि कानूनों को पीएम मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इस साल नवंबर के अंत में संसद का शीत सत्र शुरू होगा और संभवतः तीनों कृषि कानूनों को संसद की प्रक्रिया के तहत शून्य कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद विपक्ष किसानों के मामले पर मुद्दा विहीन हो जाएगा? क्या बीजेपी की 5 राज्यों में होने वाली चुनाव में राह आसान होगी या मुश्किलें पहले की ही तरह बरकरार रहेंगी? देखना है होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।